लास्ट ईयर तक ये चैप्टर नंबर 4 हुआ करता था। इस बार सीबीएसई ने सिलेबस में चेंजेस किए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और यह अब चैप्टर नंबर 3 है और इसका नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इस चैप्टर में हम देखेंगे after the end of the bipolar structure of the world politics in the early 1990s, it became clear that alternative centers of political and economic power could limit America's dominance. हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं किस प्रकार से एंड ऑफ द बायोपोलरिटी के बाद यूएस हेगेमनी स्टार्ट होती है और उसके बाद अब 1990s के बाद यूएस हेगेमनी के बाद के समय के अंदर वर्ल्ड में कुछ और भी जो नए पावर के सेंटर्स बने और उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये जो नए सेंटर्स थे इसमें फर्स्ट है यूरोपियन यूनियन एंड एशिया एंड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ASEAN have emerged as focus to reckon with while evolving regional solutions to their historical enemies and weaknesses. Both the EU and ASEAN have developed alternative institutions and conventions that build a more peaceful and cooperative regional order and have transformed the countries in the region into prosperous economies. इन देशों ने अपने आसपास के देशों के साथ कॉपरेशन किया, अपनी एक यूनिटी बनाई और बहुत सारे इन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाए। उन इंस्टीट्यूशन के थ्रू इन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एरियाज के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए अपने आप को उन्होंने मजबूत बनाया और वर्ल्ड में एक अल्टरनेटिव या एक नए पावर सेंटर्स के रूप में ये देश आगे आए हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट, यूरोपियन यूनियन। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, एक क्वेश्चन यूरोप के सामने नजर आने लगता है कि अब वर्ल्ड में क्या होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ये अलाइड पावर्स थे और जर्मनी, इटली और जापान जो थे वो एक्सिस पावर थे। और जो अलाइड पावर्स थे यानी जो ये ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रशिया थे, ये युद्ध के अंदर विजयी होते हैं और इसके बाद यूरोप के वापस पुनर्निर्माण की रीडेवलपमेंट की बात चलती है और इस रिकंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका उसको हेल्प देता है। अब अमेरिका यूरोप की रिकंस्ट्रक्शन के लिए हेल्प क्यों देता है, इसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन ये भी था, यूरोप की जो वापस यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट किया गया या यूरोप को इंटीग्रेशन किया गया, उसके अंदर कोल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए यूरोप की कंट्रीज को अपनी तरफ अटैक कर रहा था और रशिया भी यूरोप की कंट्रीज को अपनी तरफ अटैक कर रहा था और इसी वजह से यूरोप के री इंटीग्रेशन के अंदर हेल्प मिलती है। यूरोप के अंदर इसके पहले की जितनी भी संस्थाएं थी वो सब समाप्त हो चुकी थी और यूरोप टूट के बिखर चुका था और इन सब से बाहर निकलने के लिए in 1945 America expended massive financial help for reviving Europe's economy under what was called Marshall Plan. The US also created a new collective security structure under NATO. और यूरोप को इस पूरी समस्या से उबरने के लिए, यूरोप की कंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका ने एक प्लान जो था वो सजेस्ट किया और उसका नाम था मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के अंतर्गत यूरोप को अमेरिका ने फाइनेंशियल हेल्प दी और टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी प्रोवाइड कराई ताकि यूरोप के कंट्रीज यूएसएसआर के ग्रुप के अंदर ना चले जाएं और इनको एक कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए नेटो के नाम से एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। Under the Marshall Plan, the Organization for European Economic Cooperation (OEEC) was established in 1948. अब इस मार्शल प्लान के तहत यूरोप के अंदर कई डिफरेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए और ये एक ऐसा फोरम था जहां वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आपस में मिलकर बैठकर बातचीत कर सकते थे, अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते थे। जो वेस्टर्न यूरोप था वो अमेरिकन इफेक्ट के अंदर था और जो ईस्टर्न यूरोप था वो यूएसएसआर के प्रभाव में था। The Council of Europe, established in 1949, was another step forward in political cooperation. और इस पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप था वो एक कॉर्पोरेशन काउंसिल बनाई गई, यूरोपियन काउंसिल 1949 के अंदर। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। और ये जो इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस था यूरोपियन इकोनॉमी का, ये धीमे धीमे इसको आगे बढ़ाया गया, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया गया। हम यहाँ पर उस बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहे हैं जिस
बैकग्राउंड के अंदर यूरोपियन यूनियन को बनाया गया। यूरोपियन यूनियन काफी बाद में जाके बनी, पर उसके पहले ये कुछ इंस्टीट्यूशंस या कुछ संस्थाएं बनाई गई थी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957, दिस प्रोसेस acquired a political dimension with the creation of यूरोपियन पार्लियामेंट। और उसके बाद 1957 के अंदर एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई, एंड दिस प्रोसेस एक्वायर अ पॉलिटिकल डायमेंशन, और इस प्रोसेस से एक पॉलिटिकल डायमेंशन क्रिएट किया गया और यूरोपियन पार्लियामेंट के बनाने का रास्ता साफ हुआ। द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन ए फास्ट ट्रैक और रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। और जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, इसने यूरोपियन यूनियन के बनने का जो रास्ता था और साफ कर दिया और इसकी गति में तेजी आई। द फाउंडेशन वाज thus lead for the common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs, and the creation of single currency। और इन्होंने अपनी एक सिंगल पॉलिसी बनाना स्टार्ट किया, सिंगल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाई गई, और इवन इन्होंने अपनी एक सिंगल करेंसी बनाई जिसको हम यूरो के नाम से जानते हैं। द यूरोपियन यूनियन हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन। द EU हैज स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज ए नेशन स्टेट। और बाद में धीमे धीमे यूरोपियन यूनियन ने एक नेशन स्टेट यानी एक राष्ट्र राज्य की तरह काम करना चालू कर दिया। जैसे पूरा एक कंट्री होता है, उस प्रकार से यूरोपियन जो कंट्रीज है उनका एक ग्रुप बना जिसको हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, और यूरोपियन यूनियन ने अपने आप को एक प्रकार से नेशन स्टेट की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। While the attempts to have constitution for EU have failed, और बार बार यूरोपियन यूनियन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एफर्ट किए गए वो फेल होते गए, यहाँ तक कि इसका अपना एक फ्लैग है, इसका अपना एक नेशनल एंथम है, फाउंडिंग डेट है, इसकी अपनी एक करेंसी है। इट आल्सो हैज सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी एंड इट्स डीलिंग विद अदर नेशंस। और इसकी अपनी एक कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी जिसके साथ ये अन्य देशों के साथ डील करता है। द यूरोपियन यूनियन हैज ट्राइड टू एक्सपेंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन while acquiring new members, especially from the erstwhile Soviet bloc। और अब जो पहले सोवियत ब्लॉक हुआ करता था, जो पूर्ववर्ती सोवियत ब्लॉक था, उसके जो नेशन अलग हुए, हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं द एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो 15 रिपब्लिक्स थे जो किसी समय USSR का पार्ट हुआ करते थे, वो सेपरेट हो गए थे। उनमें से भी कुछ जो रिपब्लिक थे उन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पर हम इस मैप के अंदर देख पा रहे हैं, इसका अगर मैप को आप ध्यान से देखिएगा, मैं समझता हूँ आप सब लोगों के पास अब बुक अवेलेबल होगी, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो पर्पल कलर के जो कंट्रीज जिनको पर्पल कलर से शो किया गया है ये ओल्डर मेंबर्स हैं, और जो ऑरेंज कलर से जिनको शो किया गया है ये न्यू मेंबर्स हैं। ये USSR की डिसइंटीग्रेशन के बाद यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स बने। The process has not proved easy for the people, and many countries are not very enthusiastic in giving the EU powers that were exercised by the government of their country। कई देशों के जो लोग थे इसके लिए ये जो उसका प्रोसेस चला EU बनने का, ये बड़ा आसान नहीं था, और बहुत सारे जो देश थे उनकी जनता ने इस बात का विरोध किया कि EU को पॉलिटिकल पावर्स नहीं दी जानी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश की जो सॉवरेन नेचर है वो समाप्त हो जाएगी। There are also reservations about the including some new countries within the EU, और यहाँ तक कि कुछ देशों के लिए सीट्स भी रिजर्व रखी गई है EU के अंदर। इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।